यमन ने जबरदस्त मिसाइलों की मार से इजराइल के हार्ट को भेद दिया है। इजराइल के एक बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे सीधे मिसाइल लगी हैं और यहिया सारी का बकायदा इस पर बयान आया कि जुल्फिकार और पैलेस्टाइन 2 जो दो मिसाइल वो लगातार उपयोग कर रहे हैं उनका वो फायर हुई। सऊदी अरेबिया का जो थर्ड, वहां जो अमेरिका का थर्ड इंटरसेप्टर सिस्टम लगा है उसने कोशिश की रोकने की, नहीं रोक पाया। दोनों मिसाइल पार कर गई और वो उनके फ्रैगमेंट्स गिरे इजराइल के अंदर। इजराइल में भगदड़ मच गई, वही लाखों लोगों में कई जगह लोग भागे, घायल हुए। और उसके साथ साथ जो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो बात आ रही है बार बार, वहां पर लगा है, वहां पर फेटलिटीज भी हुई हैं, लोग मारे भी गए हैं और वहां पर बहुत सारा जो फ्रैगमेंट्स हैं वो जो मिले हैं उसमें मिलिट्री लेवल की टेक्नोलॉजी के कुछ अंश मिले हैं, मिलिट्री लेवल टेक्नोलॉजी के अंश मिले हैं यमन की मार से। बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज, फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो कल हमला किया था गाजा से रॉकेटों का, आज उसने सुबह फिर किया और आज बड़ी यूनिक तरीके से किया। आज सीधा हमला करने के बजाय जो वो सीधे जो गाजा से लगे सेटलमेंट्स हैं उन पे हमला कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो गाजा से लगे सेटलमेंट्स है उनके जो पीछे सेटलमेंट्स है, यानी जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उनको लगे, जैसे आगे ये गाजा से लगा ये सेटलमेंट है, उसके पीछे 2-3 और सेटलमेंट्स हैं। 7 अक्टूबर के हमले में कई इस तरह के जो पीछे सेटलमेंट्स तो वो भी हर्ट हुए। वो तो काफ़ी दूर तक हमास चला आया था, तेल अवीव से बहुत दूर नहीं था 7 अक्टूबर को तो। लेकिन ये एक रॉकेट फायर में ये चीज़ नहीं हुई है कि लगातार आप एक सेटलमेंट पे मार रहे हैं, जैसे सिडरोड है जो लगा है गाजा से, और आप लगातार मार रहे हैं और उसके बाद आपने फायर किया जो सिडरोड के ऊपर से सिडरोड को बाईपास करके, यानी इंटरसेप्शन को बाईपास करके उसके पीछे वाले सेटलमेंट में हो गया। और ये जो, और इजरायली प्रेस का ये कहना है कि हमास के पास या तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर वो इस हिसाब से अपने को, उन्होंने भाई कोई नया तरीका निकाला है। कई बार नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, तरीका नया होता है, लॉन्च करने का तरीका नया होता है। हिजबुल्लाह इसमें माहिर है, कई अलग अलग तरीकों से लॉन्च करने में। अभी जो मितुल्ला पे उसने स्ट्राइक की, मालूम चला वो वुडन प्लैंक से एकदम प्रिमिटिव तरीके से उसने लॉन्च किया था और बाद में जो हिजबुल्लाह ने कह दिया कि भाई शायद ये हमारा काम नहीं था। अब ये भी उसको कहने को मिल गया क्योंकि उसका तरीका प्रिमिटिव था, हिजबुल्लाह वाला तरीका नहीं था वो। लेकिन उसमें आप कभी भी देखिए इसमें ऑल्टरनेट कर सकते हैं। गुरिल्ला फाइटर की यही एक एडवांटेज होती है किसी भी एक कंट्री के ट्रेन सोल्जर के सामने, कि वो क्रिएटिव हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों को वो बेसिक से बेसिक इंप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकता है। और वो मतलब आप हथियार भी बना सकते हैं बर्तनों से, आप समझ लीजिए। मतलब अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं तो कम से कम कुछ मार करने वाले हथियार आप बना सकते हैं। और आप पैराग्लाइडिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पैराग्लाइड करके युद्ध में उतरना ये अभी एडवांस देशों में भी नहीं शुरू हुआ है, जो हमास ने 7 अक्टूबर को कर दिखाया था, जिसको लेके इजराइल अभी तक अवाक है। और पैराग्लाइडर्स की एक बड़ी फौज हमास के पास है। ये देखिए सच्चाई है। अब तीसरी बड़ी खबर, इजिप्ट में देखिए अभी तक क्या हो रहा था। यमन में हर फ्राइडे को 7 अक्टूबर के बाद से हर फ्राइडे को मिलियन मैन मार्च होता है, आप जानते हैं, और उसमें गाजा से एकजुटता दिखाई जाती है। इजिप्ट ने अनाउंस किया, इजिप्ट की अल हजर जो मॉस्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है अल हजर मॉस्क, वहां पर भी 1 मिलियन मार्च कल कॉल हुआ है कि 10 लाख इजिप्शियंस वहां पर उतरे। अच्छा ये देखिए, ये किसी इजिप्शियन रेजिस्टेंस ने नहीं किया है, अल हजर मॉस्क ने किया। और अल हजर मॉस्क है, अल हजर यूनिवर्सिटी है, बहुत कदीम यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसी तरीके की अल हजर यूनिवर्सिटी है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान है। और उसमें देखिए जब इस तरह की कॉल आई है तो इसमें इजिप्शियन गवर्नमेंट की सहमति है। अब इजिप्शियन गवर्नमेंट ने पहली बार 7 अक्टूबर के बाद, ये पहली बार है जब इजिप्शियन गवर्नमेंट ने कोई मास मोबिलाइजेशन का गाजा के इशू में या फिलिस्तीनी आज़ादी के इशू में कोई इस तरीके का कॉल दिया है। और इसको लेके सऊदी अरब में क्या रिएक्शन होगा, कुवैत में क्या रिएक्शन होगा, अभी तक कोई उनमें से उनका स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका रिएक्शन ना हो, इतनी बड़ी चीज़ हो जाए और कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी अरब देश, ओमान वगैरह चुप रहें, ऐसा संभव नहीं है। तो अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, उस पूरी सिचुएशन में हम लोग, आज बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कई देशों की घटनाएं हुई हैं, सब आपके सामने है। कुछ देर से आपको ये वीडियो मिलेगा और मैं फिर से गुजारिश करता हूँ उसको अंत तक देखिएगा।
और कुछ देर से इसलिए क्योंकि कुछ व्यवधान आ गए थे। तो हो सकता है 10 बजे नहीं तो 10:15 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं उसमें आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मेरी माता जी के जन्मदिन पे आप लोगों ने दुआएं मेरी दिवंगत माता जी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सबको जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए, अब जो बड़ा इशू जो सबसे पहले आज आया सामने, एक इजरायली वेबसाइट ने रिपोर्टिंग की कि आईडीएफ का एक बटालियन कमांडर, और बटालियन आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था रेजिमेंट के अंदर बटालियन होती हैं। अगर 1000-1200 की रेजिमेंट है तो एक बटालियन 600-700 की होगी। तो एक बटालियन कमांडर ने एक रिजर्व सोल्जर को धमकी दी कि अगर तुमने ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं किया तो तुम पे हम 5000 शेकल्स का जुर्माना लगा देंगे। 5000 शेकल्स मतलब $1300। $1300 का तुम पे हम जुर्माना लगा देंगे, जबकि आईडीएफ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं, क्योंकि वो रिजर्व सोल्जर्स। अच्छा, रिजर्व सोल्जर्स का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं होता, भारत में जैसे नहीं है। भारत में अग्निवीर ने कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसकी चली बात अलग है। लेकिन रिजर्व सोल्जर्स को ये राइट है, दे हैव अ राइट टू रिफ्यूजल। ये बात सही है कि इजराइल में जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले तो 1-2 साल आपको अनिवार्य है आर्मी में सर्व करना, लेकिन उसके बाद आप परमानेंट सोल्जर बनना चाहते हैं या रिजर्व सोल्जर बनना चाहते हैं, परमानेंट सोल्जर बनना चाहते हैं, तब आपकी ड्यूटी है हर समय आपको रिपोर्ट करनी है। लेकिन रिजर्व सोल्जर के पास ये चीज़ है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है। और आप तो जानते हैं इजराइल की आर्मी एक रिजर्विस्ट आर्मी है, और उसमें बड़े स्तर पे, मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि बड़े स्तर पे उस पर अनरेस्ट है। और ये अनरेस्ट शिन बेत के चीफ के डिसमिसल को भी लेकर है, जो मामला फंसा हुआ है, पूरी तरीके से मामला फंसा हुआ है। उसमें कहीं कोई आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। 10 अप्रैल को कोर्ट डेट है। अब इस पूरे माहौल में आप सोचिए कि आईडीएफ जो नहीं आगे आ रहा है, और वही देखिए नॉर्थ गाजा में जिस तरीके से इजराइल हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से कि वो नॉर्थ गाजा में एक बार पिट के आया है, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और जो रिजर्विस्ट सोल्जर है, पता वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें क्यों लड़ना है। अरे भाई, हम क्यों लड़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आप ये सोचिए कि हमें ये बात समझ में आती है कि अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम भेजे गए, और वियतनाम जाके वो कहें, जो 1965-75 के बीच जो वियतनाम वॉर हुई, वियतनाम वॉर जाके वो कहें अमेरिका से वियतनाम कहाँ है, देखिए वियतनाम वॉर जाके, मतलब वियतनाम जाके वो कहें कि हम क्यों लड़ रहे हैं हमें नहीं पता। वो एक बात समझ में आती है, हालांकि बेवकूफ़ी की बात है, अमेरिका ने क्या उनको ट्रेन किया और इसीलिए अमेरिका हारा। लेकिन आईडीएफ के सोल्जर्स जो इजराइल का वजूदी 1948 में अरबों के खून पे है ना, वो तो सीधे अरबों की टेरिटरी, अरबों के खून पे एक राष्ट्र बना है। वो कोई राष्ट्र तो है नहीं उस तरीके का जो एक पहले से था या चलता चला, वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है वेस्ट का, कॉलोनियल पावर्स का। तो वहां पर तो एक विचारधारा है, हम भाई एक रेसिस्ट विचारधारा है कि जूस सुपीरियर हैं। इजराइल स्टेट में भी अरब्स दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जूस हैं, उनको सारी राइट्स हैं। उनके सोल्जर को आइडियोलॉजी, मतलब उसको ये नहीं पता कि क्यों लड़ने जा रहे हैं, कि फिलिस्तीनियों को ख़त्म करना है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा गैप आ गया। और उन्होंने जो इनिशियली 7 अक्टूबर जब हुआ तो उनको बताया गया कि हमास ने ये किया वो किया, तो उन्होंने कहा मार दो काट दो, तो घुस गए वो। लेकिन जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई, देखिए आदमी का कि इमोशन नहीं टिकता है, फिर उसको रियलिटी का सामना करना पड़ता है, और रियलिटी में दुश्मन से आंख मिलानी पड़ती है। और हमास के वॉरियर्स मास्क हैं, लेकिन उनकी आंखें साफ दिखाई पड़ती है जब वो आमने सामने की लड़ाई, ये आमने सामने की लड़ाई हुई है लगातार। हमास ने ये ध्यान रखा है कि कभी ये ना हो कि वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर हो, इसमें आमने सामने की लड़ाई, अचानक सरप्राइज करके दुश्मन से एकदम 2-2 हाथ सीधे हों, और उसमें हमास भारी पड़ गया। हमास को पता था वो भारी पड़ेगा, इजरायलियों को भी पता था, लेकिन उसमें आईडीएफ सोल्जर्स पे ये असर पड़ेगा ये कोई नहीं जानता था, कि वो रिस्पेक्ट करने लगेंगे हमास के फाइटर्स। अब आप बताओ इसमें क्या करें? इस पूरे फिनोमेना को कोई नहीं बोल रहा है कि इस पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही, इस पे इसको पॉइंट आउट नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरी जो देखिए जो एक बड़ी खबर है कि इजरायली जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लगातार नेतन्याहू से कह रहे हैं कि होस्टेजेस को तुम्हें नहीं छोड़ सकते हो, होस्टेजेस को अकेले नहीं छोड़ सकते हो, तो वो उन्होंने फिर से गाजा के बाहर, ये जेरूसलम में
जो ऑफिस है नेतन्याहू का, वहाँ प्रदर्शन किया और उसका वीडियो भी मैंने पोस्ट में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। और वो जो है उससे काफ़ी हद तक एक बड़ी एक फिर मतलब नेतन्याहू इतने दमन के बाद पुलिस उसकी कितना करे, क्या गोली चला दे? नेक्स्ट तो यही है ना कि गोली चलाए अपने सिटीजन्स पे, तब तो क्लियर हो जाएगा कि हमास की जीत हो गई। उसके बाद देखिए ईरान से बड़ी खबर आई है। अब ईरान में देखिए क्या है कि जो एक कठिन, वही देखिए गाजा की से एकजुटता दिखाने के लिए या गजा से एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग लोग देखिए सामने आ रहे हैं। इजिप्ट सामने आ रहा है, ईरान तो ट्रेडिशनल बैकर है हमास का। ईरान ने बहुत बड़ी नेवल ड्रिल की आज, और उस नेवल ड्रिल में यानी एक अपने समुद्र में उन लोगों ने एक, जैसे आर्मी का मार्च पास्ट होता है वैसे नेवी का होता है जहाज़ों का, वो उसने किया और उसने गाजा को सल्यूट किया उस मिलिट्री ड्रिल में। और ये दुनिया को मैसेज था, अमेरिका को मैसेज था, इजराइल को मैसेज था। इजराइल लगा हुआ है पूरी तरह अमेरिका को कन्विंस करने में कि ईरान पे यही वक्त है हमला करने का, और ईरान ने उसको सीधे रोज जवाब दे रहा है हथियारों से। कभी अपनी मिसाइल सिटी अनवेल करता है, कभी इस तरीके की भयंकर इतनी मैमोथ इतनी बड़ी नेवल परेड जिसको देख के आदमी की हालत खराब हो जाए कि तुम इससे लड़ोगे कैसे। ये जो देखिए, इसीलिए जो पूरा इजराइल और अमेरिका की अब कोशिश है कि इंटरनल वहां कुछ करा दो, लेकिन वो सीरिया नहीं है भाई, उसमें तुम इंटरनल कुछ नहीं करा सकते हो। ये देखिए परिस्थिति। उसके बाद ये देखिए एक और वीडियो आज सामने आया, एक हमास का जो होस्टेज है, जो वहाँ पर जो 59 होस्टेजेस हैं गाजा में, एक होस्टेज की मदर, उस होस्टेज का नाम है मतन सांगुकर। तो उसकी जो माँ है उसने वीडियो एक जारी किया। उस वीडियो में उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि हमास के कमांडरों से सीधे उसने उनको एड्रेस किया, हमास के कमांडरों कृपया सौदा पूरे होने तक मेरे बेटे का ख्याल रखिए। मैं अपने बेटों के गार्डों से कहती हूं कि वो मेरे लिए उसका एक खास वीडियो आप बनाइए, यानी उसके लड़के का एक खास वीडियो बनाइए। हमास ने देखिए जब वो वीडियो, उसने कई वीडियो जारी किए हैं प्रिजनर्स के, होस्टेजेस के, बार जारी किए हैं और उससे सफलता भी उसको मिली है। इसको इजराइल कहता है कि ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। इजराइल जब भी अभी वीडियो मैंने डाला था शायद कल ही या परसों, जो 2 इजरायली प्रिजनर्स होस्टेजेस सीधे अपील कर रहे हैं नेतन्याहू से कि तुम प्रिजनर्स डील करो और समझौते में जाओ, युद्ध में ना जाओ। अब इजराइल कहता है कि ये सब हमास जबरदस्ती करवाता है। यहां पर इजराइल में रहने वाली होस्टेज की मां एक वीडियो बना रही है और वो कह रही है कि मेरे बेटे का वीडियो बनाओ, हमास के कमांडरों को अपील कर रही है मेरे बेटे का ख्याल रखो, समझौता होगा। सौदा मतलब वही जो एक डील एक्सचेंज जो प्रिजनर्स का है, जिस पे बात चल रही है। आपको बताया था कि इजिप्ट का नया प्रपोजल है कि हर हफ्ते हमास 5 इजरायली होस्टेजेस को छोड़ेगा और उसमें इजराइल भी फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, स्वतंत्रता सेनानियों को, और उसमें जो है और फिर इजराइल जब 2 बार हमास 5 यानी 10 इजरायली कैदियों को छोड़ देगा, उसके बाद इजराइल परमानेंट सीज फायर पे, और जो सेकेंड फेज जो 19 जनवरी वाला अग्रीमेंट है, उसका जो सेकेंड फेज जिससे इजराइल मुकर गया, उस पर वो वापस आए। तो इन पूरी परिस्थितियों में काफ़ी चीज़ें ये देखिए आज एक्सपोज हुई। उसके बाद देखिए आज जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो यमन की मिसाइल गिरी है, उससे जो भगदड़ मची है, उसमें देखिए कम से कम 15 इजरायली घायल हुए हैं। 15 इजरायली घायल हैं। ये देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो बल्कि हम कम करके, मतलब जो हिब्रू वेबसाइट्स कह रही हैं। अब हिब्रू वेबसाइट्स की बात को सोचिए आप, बीबीसी जैसी फोर्सेस भी नहीं उठाती हैं। ये हालत हो गई है। उनको भी, वो भी सच बोलती है, वो भी नहीं वो उसको पोर्ट्रे करती है। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी चीज़ हुई है कि जो सऊदी अरेबिया में, देखिए ये जो आज यमन ने हमला किया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मैंने बताया था कल कि सऊदी अरेबिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम है, और जो भी यमन से मिसाइल जाती है वो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस से गुजरती है। हालांकि और पहले सऊदी अरेबिया ने कई बार इंटरसेप्ट किया, ये दुनिया को नहीं पता था, ये अभी खुली है 2-3 दिन पहले बात, मैंने आपको बताई है। अब सऊदी अरेबिया में जो थर्ड सिस्टम था, वो उसको आज जो यमन ने मिसाइल मारी है, वो सऊदी अरेबिया के उस सिस्टम को संक्रमण करके पहुंची।
और उसको सर्कमवेंट उसने इस तरीके से किया है कि जो थर्ड सिस्टम, अब ये बहुत बड़ी चिंता इजराइल के लिए हो गई कि अगर सऊदी स्पेस को सर्कमवेंट यमनी मिसाइल कर सकती है तो उसके बाद अब क्या रह जाता है, अब हम किससे उसको रुकवाएं, क्योंकि और कोई देश उसके बीच में ऐसा है नहीं, जिबौती वगैरह हैं, उसको भी बाईपास करके वो सीधे जो है वो सऊदी अरेबिया के बगल से होते हुए। अब ये देखिए यमन के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। यमन ने अपने, ये तो आप ये ईरान नहीं दे सकता, ईरान अगर टेक्नोलॉजी दे और वो ऐसा नहीं है, ये यमन ने हाँ सीख के और अपने यहाँ डेवलप किया कि कैसे हम एक जो, क्योंकि देखिए जो लॉइटरिंग मिसाइल्स होती है ना, वो जो लॉइटर करती है और वो इस तरीके से रेंगती हुई जाती हैं लगभग, वो उनमें हमेशा एक चांस रहता है कि वो कई एयर स्पेसिस को सर्कमवेंट कर जाए, और जो कि यमन, ये जो यमन की मिसाइल ने किया। उसके बाद देखिए टर्की में प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज भी कई जगह कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये प्रोटेस्ट, इनको हम इजरायली अमेरिकन प्रायोजित देखें या इनको हम जेन्युइन देखें, क्योंकि कई बार इसमें फिलिस्तीन के समर्थन के भी नारे लगे। हालांकि कुछ दिनों में देखिए तस्वीर साफ होगी, इसलिए इस पर कोई क्लियर कट पोजीशन अभी हम भी नहीं ले रहे हैं और अभी मेरे ख्याल से किसी को क्लियर कट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और फैक्ट्स सामने आने देना चाहिए। उसके बाद देखिए रशिया ने लगभग जो कर्क्स इलाका है उससे यूक्रेन को खदेड़ दिया है, यूक्रेनियन आर्मी को खदेड़ दिया है और यूक्रेनियन आर्मी कई जगह हथियार डाल चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कितने सारे मर्सेंडरी सोल्जर्स, यूरोपियन सोल्जर्स जो कि एज मर्सेंडरीज वहाँ गए थे, और उसमें और वहाँ के भी मर्सेंडरीज, सेंट्रल एशिया के, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, वहाँ के भी लोग, वो कुछ लोगों को सीरिया भेज दिया गया, यूगर्स भी, वो लोग वहाँ पर जो यूक्रेन की तरफ से लड़ने गए थे। अब सोचिए कितना क्लियर है ये कि आईसिस और यूक्रेन और अमेरिका, इजराइल सब मिले हुए हैं। तो ये लोग जो गए थे, इनको जो रशिया ने पकड़ा है, चाहे वो यूरोपियन मर्सेंडरीज हो और चाहे वो एशियन मर्सेंडरीज हो, दोनों को उसने कहा है कि इनके साथ कोई रहम नहीं होगा। ये साफ तौर पे पुतिन ने कहा है और उनके जो सेना अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आ गया है। उसके बाद देखिए बर्मा से एक खबर है कि बर्मा में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साउथ एशिया को भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं अपने ग्लोबल कवरेज में। तो मतलब वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन मामलों पे एक चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 जो हमारा है उसको हम रिवाइव करेंगे। आज एक शॉर्ट हमने इसी चैनल में डाला है इंडियन हिस्ट्री पे, लेकिन धीरे धीरे हम 29 मार्च से वो शुरू कर देंगे और पहला वीडियो आएगा। तो वो देखिए जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 में, तो वो एक है। लेकिन साउथ एशिया में अब हम थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं, श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तक की, मतलब जो भी अफगानिस्तान, ये जो देश हैं इनकी भी कवरेज हम करेंगे। तो म्यांमार में देखिए मिलिट्री रूल है, लंबे समय से मिलिट्री रूल है, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है जो सब जगह रिकॉर्डेड है, यूएनओ में भी रिकग्नाइज्ड है। वहाँ पर जो मिलिट्री शासक है उन्होंने कहा है कि अब हम चुनाव कराने जा रहे हैं। पिछली बार चुनाव हुए थे तो अंग सुई क्यू उसमें वहाँ जीती थी, लेकिन अन सुन क्यू भी जो अन सुन क्यू हैं वो भी देखिए तो रोहिंग्या मामले में उनका एक्सपोजर हो गया, क्योंकि वो उसमें माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं खड़ी हुई और माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको। ये पूरी एक इंटरनेशनल इस तरीके का पूरा एक ओपिनियन बना है। अब वहाँ पर जो म्यांमार की जो मिलिट्री शासक हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम इलेक्शंस करेंगे। अब इलेक्शंस वो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक अलग सवाल है। उन्होंने ये कहा है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि फेयर इलेक्शंस। उसके बाद देखिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रिया के, डेविड रॉट, उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फिलिस्तीनी बच्चे के हाथ में पत्थर या ग्रेनेड हो उसको मार देना चाहिए। इसको लेके बवाल मचा हुआ है। कई यूरोपियन कंट्रीज ने इस बयान को कंडेम किया है, लेकिन इनका नाम लेके कंडेम नहीं किया। अब आप देखिए बदमाशी देखिए, ऑस्ट्रिया के ये वो हैं एम्बेसडर हैं डेविड रॉट, इन्होंने इस तरह की बात कही और ये बात, इसका पूरा वीडियो लीक हुआ और जो एक एक्टिविस्ट ने वीडियो लीक किया उसने कहा कि दिस वीडियो मेक्स मी सिक, ये मुझको मतलब उल्टी आ रही है इस वीडियो को अपलोड करते हुए। उसके बाद देखिए चाइना में एक ज़बरदस्त घटना हुई। चाइना के सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को
12 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है करप्शन की। और सुप्रीम कोर्ट का, मतलब चाइना का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज को करप्शन चार्जेस में ब्राइबरी लेने के इल्जाम में 12 साल की सजा सुना दी। ये आपने कभी सुना है कि, मतलब ये एशियन देशों में क्या इस तरह की कोई चीज हुई है? भारत में तो आप जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ, जो जज के यहाँ कैश निकला, उसके घर आग लग गई, उसके बाद कैश निकला। जजेस के बारे में क्या कहा जाए यहाँ पर, कोई इसमें कोई वो कई और लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें कह चुके हैं। तो ये देखिए, चाइना देखिए हर तरह से एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। मतलब उसने जो एक जो नई एआई टेक्नोलॉजी उसने निकाली, उसके बाद उसने जो एक अपने हथियारों का जो एक पूरा नया जखीरा दिखाया, उसके साथ साथ अब वो देखिए ये भी दिखा रहा है कि करप्शन के सवाल पे, अच्छा चाइना के यहाँ तो डेथ सेंटेंस है करप्शन के सवाल पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज ने को इसलिए डेथ सेंटेंस इसको ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन केवल एक बात थी कि इसने अपना क्राइम कन्फेस किया। इसने अपना क्राइम कन्फेस किया और भी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में भी खुलासा किया, इसलिए इसको केवल 12 साल की सजा मिली। उसके बाद देखिए रशिया का एक बड़ा अचीवमेंट है कि उसमें सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है, यानी जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, अमेरिका से भी ज़्यादा लो रशिया में इन्फेंट मोर्टैलिटी है। यानी रशिया का जो सिस्टम है और उसमें ये चीज़ इंश्योर होती है कि बच्चे पैदा होने के बाद मरे नहीं। और सबसे पहले, सबसे बेस्ट ब्रिटेन में पहले था, फिर अमेरिका में था, ये सारे देश अब वो हो गए हैं, मतलब पीछे चले गए हैं, और रशिया इस मामले में सबसे आगे चला गया है। उसके बाद देखिए एक और प्रदर्शन इजराइल में हुआ जेरूसलम में, और इस बार दूसरी तरह का प्रदर्शन था। युद्ध को रोकने की तो उसमें मांग थी ही, उसमें यह भी बात थी कि नेतन्याहू फिर से इजरायली संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, और ये बात बड़ी मुखर तरह से कही गई। और वो जो 7 अक्टूबर के पहले जो इजराइल में एक आंदोलन चल रहा था कि नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप ना करे, ये उसकी याद दिलाता है, वो भी रिवाइव हो रहा है। फिर देखिए जो सीरिया का कोया इलाका, दारा में जो कोया इलाका जहाँ पर इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, जहाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट भी दिखाई पड़ा, गोलीबारी हुई इजराइल और रेजिस्टेंस फोर्सेस की, वहाँ से और फिर आज बयान आया, और जहाँ के लोगों ने कल कहा था कि इजरायली डॉग्स को हम यहाँ से निकाल खदेड़ देंगे सीरिया से, वहाँ से फिर आज बड़े डिफाइंड एक प्रदर्शन की बात आई है। और जो इजरायली पोजीशंस जो वहाँ हैं उनके सामने से ये प्रदर्शन गुजरा सीरिया में, गोली चलाई लोगों ने हवा में, इजराइलियों की हिम्मत नहीं हुई वापस गोली चला दें, ये पूरी वहाँ पर स्थिति है। फिर देखिए जो कुछ आज इजराइल ने मैसाकर्स किए हैं, अल नफाक जो गाज़ा में नुसैरत हॉस्पिटल में फिर से, उसके बाद जो उसमें देखिए आज करीबन अभी तक 16 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और ये जो संख्या है इसके बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि जो मतलब एक बढ़ने की आशंका है, उम्मीद क्यों कह रहे हैं, आशंका है। और ये जो है ये संख्या, अब देखिए अब ये जो पूरी जो सिचुएशन है इसमें जो इजराइल पे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, और कल जो इजिप्ट में जो अल अज़हर मॉस्क में जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसका भी देखिए एक बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इजिप्ट के साथ रिश्ते इजराइल नॉर्मलाइज कर चुका है, पहले ही 1978 में हो गए थे। और इजिप्ट के साथ अगर ट्रीटी टूटती है या इजिप्ट में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है, इजिप्ट बहुत ही सेंसिटिव है, और वहाँ के हुक्मरानों ने एक प्रदर्शन अलाउ किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं इजिप्ट में क्या हुआ था। तो ये जो पूरी एक स्थिति है, इसको देखते हुए जो गाज़ा में जो नरसंहार है उसमें देखिए उतार चढ़ाव इजराइल कर रहा है, कभी ज़्यादा मारता है, कभी कम मारता है, एक भी इंसान को मार रहा है वो गलत है, लेकिन मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नाब्लस में अस्कर अल जदीद कैम्प, नाब्लस वेस्ट बैंक, अस्कर अल जदीद कैम्प में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हमास ने किया, और उसमें देखिए करीब 11 घंटे लगातार पत्थर चलते रहे, और दोनों तरफ से उसमें गोलाबारी हुई। माने फिलिस्तीनियों के पास भी हथियार थे, लेकिन उसमें पत्थरबाज ज़्यादा थे, तो इसका मतलब कि पूरा फुल स्केल मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि वो एक ये था कि एक जैसे होता है, जैसे भारत में भी आंदोलन चलते हैं, पत्थरबाजी होती है, कभी कभी गोली भी चलती है, उधर से पुलिस करती है, तो वो एक यहाँ पर, लेकिन मतलब भारत में तो क्या होता है कि पुलिस फिर काबू पा जाती है भीड़ पे बहुत जल्दी, 15 मिनट में, आधे घंटे में, कभी 45 मिनट में। लेकिन यहाँ पर इजरायली काबू ने, यही मैं कह रहा हूँ, वेस्ट बैंक में जो भिड़ंतें हो रही हैं,
लगातार उनमें इजराइल आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें आईडीएफ आगे नहीं बढ़ रही है। इसका कोई हमें बताए कि इसका मतलब इसको क्यों नहीं कोई इंटरनेशनल प्रेस में या कोई कहता है कि ये इजराइल की कमजोरी है। इस पे सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। उसके बाद देखिए आज जो एक ऐसी बात आई कि जैसे अबू उबैदा जो हमास के स्पोक्स पर्सन है वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे हमास के स्पोक्स पर्सन वो शहीद हुए। उनका नाम है जुमा अल कनौ, जो एक रेगुलर, मतलब वो मास्क लगा के नहीं आते थे, वो कभी कभी हमास के लिए बोलते थे। और वो जो हमास की जो स्टूडेंट विंग है, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो विंग है, उसके जो स्पोक्स पर्सन थे, तो उनका वो शहीद हुए हैं। अबू उबैदा इज सेफ। तो इस पॉइंट पे देखिए आज का प्रसारण हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।